नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसे जैसे अप्रैल मई की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की जुबान में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी तो उल्टे सीधे शब्द बोल जाते हैं, कभी तिलमिला जाते हैं, कभी बौखला जाते हैं। अब जबान लड़खड़ानी शुरू हुई है। और खास तौर से इस बार 15 अगस्त को जो उनके शब्द, इवन अमेरिका के अंदर भी जो उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से कांग्रेस के अंदर जो कहा था, वहां भी कुछ का कुछ और बोल रहे थे। तो ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहा है। ये उस तनाव का हिस्सा है, जो तनाव शायद उनके चेहरे पर अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता के जाने का तनाव क्या होता है। सिवाय एक दो स्टेट जहां पर कहा जाए, जिसमें गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश है, बाकी सारे स्टेट्स इस समय स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर हैं। और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा स्लिपरी ग्राउंड पे हैं। क्योंकि मध्य भारत के, पश्चिम भारत के और उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें पीक पॉइंट पे थी। ऑलमोस्ट 90% और 95% के बीच में उनकी सीटें हैं। जहां 80 में से 62 यूपी पुअर था, राजस्थान 25 में 25, हरियाणा 10 में 10, गुजरात 26 में 26, हिमाचल 4 में 4, उत्तराखंड 5 में 5, एमपी 29 में 28, छत्तीसगढ़ 11 में से 10। तो इससे बड़ा रिजल्ट, और महाराष्ट्र 48 में 42, ऑलमोस्ट 90-95% सीटें उनके पास थी। अब ये जो उनका सारा जो खाका है, ये खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और शायद इसलिए हमारा टाइटल भी है कि सामान बांधिए, पैकर्स और मूवर्स को फोन लगाइए। अभी वक्त आ रहा है। क्या है ना, सब सात लोक कल्याण मार्ग का लालच इतना होता है कि उसे छोड़ने को मन नहीं करता। एक बार को जब आदत पड़ जाए उसकी, कि आपको फ्री का मकान, दुकान, बिजली, पानी, घास, गार्डनर, आपको फ्री का उसके बाद गाड़ियां, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, नौकर चाकर, नाचते हुए मोर और पंछी, और वो भी कई एकड़ के, तो इंसान को लगता है कि शायद मैं यहाँ परमानेंटली हूँ। प्रणब दा भी एक बार कहा करते थे, जब वो कहे कि राष्ट्रपति भवन की जो लॉन्स है बड़े सुंदर हैं, तो जब वहां से निकले तो उन्हें भी दुख हुआ था कि ये मैं जगह छोड़ तो रहा हूं, लेकिन इस जगह का जो एक किस्म से एक अट्रैक्शन है, वो इतना बड़ा है कि एक बार इंसान यहाँ पर आए तो कोई छोड़ नहीं पाता। और वॉयसराय पैलेस, जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उसके ऊपर तो ना जाने भारत के कितने वॉयसराय और उनकी पत्नियां मुग्ध होकर रही थी। सात लोक कल्याण मार्ग भी वही है। और मोदी जी ने एक नया भवन तो बना लिया है 470 करोड़ का। हालांकि वहां उनका पदार्पण हुआ नहीं। पता नहीं कब रेडी होगा और प्रधानमंत्री कब आएंगे। लेकिन उन्हें अब ये रोग सताना शुरू हो गया है कि शायद जो महल मैं बनवा रहा हूं, मुझे शायद वहां पर रहने का मौका ही ना मिले। सात लोक कल्याण मार्ग हो या 470 करोड़ का नया महल हो, जब नीचे से खिसकता है और लगता है कि झोला उठाकर इंसान के जाने की बारी है, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है और फिजिकल परेशानी भी होती है। और फिजिकल परेशानी तो इस समय मोदी जी झेल रहे हैं, लेकिन लगता है कि पैकर्स एंड मूवर्स का टाइम नजदीक आ गया है। और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बहुत बुरा हाल है इस टाइम बीजेपी का। प्रशांत भाई का आज नेटवर्क काफी आ रहा जा रहा है। वो आज हमारे विद्वान भी हैं, स्वागत है आपका। और साथ में गुजरात से हैं, वो तो गुजरात की पृष्ठभूमि और मोदी जी को बहुत नजदीक से जानते हैं। और साथ में पूना से हमारे साथ अनिल सिन्हा जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रशांत जी आपके पास ही आते हैं। पता नहीं आपका कनेक्शन आ रहा है जा रहा है, आज क्या हो रहा है। काउंटडाउन तो शुरू हो गया है जी, अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। और मैं कहता आया हूं कि 2023 के जो इलेक्शंस हैं, जो 5 राज्यों के इलेक्शन है, अगर कश्मीर जुड़ गया तो छठा हो जाएगा। मैं इसको सेमीफाइनल नहीं मानता हूं, मैं इसको एक अलग टूर्नामेंट मानता हूं। आप ये सोच के चलिए, एक T20 का वर्ल्ड कप है, एक T50 का वर्ल्ड कप है, तो मैं इसको T20 का वर्ल्ड कप मान के चलूंगा। क्योंकि ये बिल्कुल अलग टूर्नामेंट है। इसको किसी भी तरह की एक सीढ़ी ना समझा जाए 2024 के लिए। दोनों डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन जाने की आहट कोरियर दरवाजे पे खड़ा है। आपकी टिप्पणी प्रशांत जी। गुड इवनिंग वोरा साहब और मेरे पैनलिस्ट मित्रों जो भी है वो सबको। देखिए, आपने बोला काउंटडाउन शुरू हो रहा है,
तो इलेक्शन को डेफिनेटली 8 से 9 महीना बाकी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक देश में जहाँ पर लोकशाही अच्छी चल रही है, तंदुरुस्त लोकशाही होती है, वहाँ हर 10 साल में सत्ताधारी पक्ष का काउंटडाउन शुरू हो जाना चाहिए और वो हर 10 साल बाद डेफिनेटली विपक्ष में बैठने चाहिए, तब जाके अच्छे काम होंगे। क्योंकि बीजेपी का सबसे अच्छा मतलब उन्होंने सत्ता पे तो वो 10 साल से है, लेकिन जितना बढ़िया काम उन्होंने विपक्ष में बैठ के किया है ना, उतना शायद सत्ता में बैठ के कम किया है। आपको पता होगा मतलब गैस के सिलेंडर के प्राइस बढ़ रहे थे तो रोड पे आते थे, पेट्रोल का 2 रुपया बढ़ता था रोड पे आते थे और उसका एक प्रेशर बनता था सत्ताधारी पक्ष के ऊपर और वो जी। पीछे बैकफुट पे जाती थी। मतलब मैं तो हर वक्त बोल रहा हूँ कि देश को बीजेपी जैसे सशक्त विपक्ष की जरूरत है, क्योंकि वो विपक्ष में बहुत अच्छा काम करते हैं और उसकी एक बहुत अच्छी इम्पैक्ट आती है। खैर अभी जो भी चल रही है बातें, तो आपने बताया पैकर्स एंड मूवर्स ये वो सबको अपने अपनी सत्ता की डेफिनेटली पड़ी होती है। बट जिस लॉजिक से अगर हम देखें कि 543 में से अगर 200 मतलब 273 जो लानी है, तो 1977 के बाद जो नारा लगा था कि कुर्सी खाली करो जनता आ रही है, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ये सब, तो ठीक उसी तरह वो नारा धीरे धीरे बाउंस बैक होके अभी आ रहा है कि कुर्सी खाली करो या तो जनता की आवाज सुनो, लोगों की आवाज सुनो, लोगों का दर्द समझो। तो वो नारा कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा और एकजुट हो रहा है वो दिखता रहा है। अभी लॉजिकली और नंबर पे मैं थोड़ा बात करूं तो बीजेपी हर वक्त ऐसा बोलती है कि हमारा नंबर 100 जीरो से शुरू होता है। 100 मतलब 80 यूपी और 26 गुजरात, तो 106 में से उनको 100 सीटें इजीली मिल जाती है। अगर बीजेपी को, देखिए हम यहाँ किसी को हराने जिताने नहीं बैठे हैं, लेकिन किसी को सत्ता में पहुंचना है आज की तारीख में, जो भी पार्टी हो, विपक्ष हो, अकेला कांग्रेस हो, अकेला कोई और पार्टी हो, उनको जीतने के लिए बीजेपी का जो प्योर इलाका है जिसको हिंदू बेल्ट भी बोल सकते हैं, तो वहां डेंट मारनी पड़ेगी। अगर वो डेंट कहाँ से आएगा, तो यूपी में 80 जो है वो उसको डेंट मारना पड़ेगा, गुजरात में 26 है, वो तो कहीं डेंट मुझे कहीं दिख नहीं रहा आने वाले 5-10 साल तक, लेकिन गुजरात भी टेम्पररी बाजू पर रखो, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, ये 3-4 जगह अगर डेंट लगती है और वहां पर 50-50 सिचुएशन आती है, तब जाके बीजेपी प्रेशर में आती है या कोई पार्टी, कांग्रेस हो या गठबंधन हो या इंडिया हो, वो कहीं ना कहीं रेस में बहुत ही रीजनेबल मार्जिन में पहुंच सकती है। उसमें डेंट मारने के लिए 2 दिन से मैं बहुत खबरें सुन रहा हूं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, नीतीश कुमार भले बिहार के हैं लेकिन उनका वजन पूर्वांचल में बहुत अच्छा है, तो अगर यूपी की फूलपुर सीट से वो कहीं सोच रहे हैं, तो अगर यूपी की फूलपुर सीट से नीतीश कुमार आते हैं तो 80 में से 15 सीट वैसे भी टॉस पे चली जाती है बीजेपी के लिए। मैं नंबर पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, विपक्ष ये कर रहा है, सत्ता ये पक्ष कर रही, बीजेपी ये कर रहा है या लोकशाही खतरे में, ऐसा बात नहीं। अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर, और जीतने के लिए 273 चाहिए, वो कहाँ से आएगी आज की तारीख में? जो पूरा यूपीए जो 160 150 के बीच खेल रहा है, उसको 273 पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगी? तो उनको बट या तो बीजेपी को पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगी? तो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस बार डेफिनेटली राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसा तो परफॉर्म करेगी कि पूरा झोला बीजेपी में नहीं जाएगा, पूरा झोला कोई एक में नहीं जाएगा। वो 2 स्टेट और खास करके ऐसे 4 स्टेट जहां पर बीजेपी ऑलमोस्ट टॉस पे आ गई इंडिया गठबंधन बनने के बाद, जिसमें आप बिहार ले सकते हो, जिसमें आप महाराष्ट्र ले सकते हो, जिसमें वेस्ट बंगाल ले सकते हो और बिहार, क्योंकि बिहार का सब पूरे 2019 में सबसे बढ़िया गठबंधन बिहार में बना था। एक तरफ बीजेपी जेडीयू, एक तरफ आरजेडी कांग्रेस, और 40 में से 39 सीट एनडीए को मिली थी। अब जेडीयू बाहर है तो मतलब 16 सीट ऑलरेडी डेंट लग चुकी है बीजेपी को। तो बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये 3-4 स्टेट ऐसे हैं जिसकी सीट आप मिला लो टोटल तो 100 के आसपास आती है। ये हर जगह पर डेंट लगता है, वहां की जनता गठबंधन को सपोर्ट करती है, तो बीजेपी टेंशन में आ सकती है। बाकी तो ये पूरे हिंदी बेल्ट आप जो गिना रहे हो उस सबका टोटल कर लो तो 200 सीट तो ऐसे ही बीजेपी के खेमे में बैठी है, उसकी गोदी में बैठी हुई है, तो वहां पर बहुत मुश्किल दिख रहा है अभी तो। फिर भी मुद्दे आते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 आती है। हाँ, दोनों के एक दूसरे के अलग अलग पासे हैं, अलग अलग मतलब सिक्के हैं
कि बीजेपी के पास गुड क्या है, इंडिया के पास गुड क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव दोनों एंड पे क्या है, वो देखा जाए और अकॉर्डिंगली मुद्दे पे आधारित अगर ये पूरा इलेक्शन जाता है। और एक चीज जो मैं हर वक्त सोशल मीडिया पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे दो चीज बहुत देखता हूँ। एक, जिस तरीके से सत्ता के विरुद्ध में नेगेटिव पोस्ट जो आती है, उससे तो ऐसा लगता है कि ये सरकार 1 मिनट भी नहीं टिकनी चाहिए, फिर भी 10-10 साल तक टिक गई है। तो ऐसा क्यों? ये सोशल मीडिया का नेगेटिविटी वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, काफी सारे सोशल मीडिया पे ऐसा भी देखते हैं कि एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए, फिर देखो क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जनता की इस फीलिंग को, इस आवाज को सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन को सुओ मोटो करके भी सोचनी चाहिए एक वक्त के लिए, कि एक बार देख लो, क्योंकि जिस लोगों ने ईवीएम को ढूंढा और ईवीएम के आधार पे चुनाव किया है, वो भी आजकल ईवीएम से हटके बैलेट पे आ गए हैं। तो ये जनता की आवाज है ना, कोई और किसी और की तो है नहीं। जनता बोल रही है कि एक बार बैलेट पेपर पे ही चुनाव करो। तो राजकीय पार्टी जो भी बोलती है, मतलब, तो ये सब चीजें अगर इकट्ठे होती है तो 200 से ऊपर जाना किसी भी पार्टी के लिए प्रॉब्लमेटिक है आज की तारीख में। हमारे कुछ प्रशांत जी, कुछ गुजरात के ही मित्र, अच्छे बड़े मित्र हैं जो चैनल पे आते हैं, सभी उस पे आते हैं, वो कहते हैं कि गुजरात बीजेपी के अंदर भी क्रैक्स नजर आने शुरू हो गए हैं, वो इतनी इनविंसिबल अब नहीं है, क्योंकि अगर गुजरात बीजेपी में से अगर नरेंद्र मोदी को निकाल दो तो कुछ नहीं बचता वहां भी, और वहां भी जो अंदर गुटबाजी है, तो इस बार कुछ चांसेस लग रहे हैं कि शायद बीजेपी की 26 सीटों का जो वर्चस्व है शायद समाप्त हो जाए 2-4 सीट से। देखिए वोरा साहब, वो बात सही है, बीजेपी में अंदरूनी नाराजगी, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि 75% बीजेपी से नाराज है। वो गुजरात बीजेपी भी हो सकता है और देश का बीजेपी भी हो सकता है। 75% बीजेपी कार्यकर बीजेपी से नाराज चल रहा है, क्योंकि दो ही लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं, जो ऊपर से ड्राइव हो रही है। नीचे आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको उनके फंक्शन में हाजिरी देनी है, सोशल मीडिया पे फोटो रखनी है, कोई कामगिरी मिलती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ का कांग्रेस उतना मजबूत नहीं है गुजरात का, जो जनता के अंदर या जनता के माइंडसेट पे बैठ के वोट में कन्वर्ट करा सके। और ये सबको अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली जो आफत में अवसर जो बोला जाता है, ये है, ये बहुत बड़ी आफत है बीजेपी के ऊपर, बट इसको अवसर में यहाँ की कांग्रेस कन्वर्ट नहीं कर सकती है। उसका एक ये रीजन है, जो बोल रहे हैं ना कि वो सत्ताधारी पक्ष की गोदी में बैठा हुआ है यहाँ का कांग्रेस। ऐसा भी मान लो कि जो सत्ता की ही आवाज ज्यादा सुनती है। अब देख लो तो उनका टिकट का बंटवारा, जो टिकट की जो घोषणा होती है, वो सब में प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए यहाँ की कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि जो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह इसको पूरा ग्रैब कर ले और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। इसीलिए मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि गुजरात में 26 में से एक भी सीट आज की तारीख में कांग्रेस को मिले। यस, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वो वहां डेंट लगना शुरू हो चुका है और वहां डेंट लगेगा, लेकिन गुजरात अभी भी मुझे वो इतना पावरफुल नहीं दिख रहा है कांग्रेस में कि उसको एक दो सीट भी मिल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस